हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर के नियमों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हमारे संसार में इतने तरह के जीव हैं कि उनको जुबानी याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो हमें कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि हम लोग उसको एक आसान तरीके से उसका अध्ययन कर सकें या फिर उसकी स्टडी कर सकें। अब उदाहरण के तौर पे अगर लें तो अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग मैमल्स की बात करें यानी स्तनधारियों की बात करें तो क्या कहते हैं, हम लोग के दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि मैमल्स जो होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके बाहरी कान होते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, तो ये सब उनके जनरल कैरेक्टर्स हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग एक कुत्ते के बारे में बात करते हैं तो तुरंत ही क्या दिमाग में आता है कि कुत्ते का शेप कैसा होगा, उसकी आकृति कैसी होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग कह दें अफ्रीकन इंसान के बारे में तो तुरंत ही हम लोग के दिमाग में अफ्रीकन इंसान की इमेज बन जाएगी। तो क्या है कि इतने तरह के एक जीव में ही इतने तरह की वैरायटी हो जाती है कि उसको याद करना पॉसिबल नहीं है, वो भी जुबानी। इसलिए हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि उसको हम लोग याद कर सकें और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टेमैटिक्स या फिर वर्गीकरण कहते हैं। अब जब मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि आप लोग कुत्ते का जब कहते हैं कि एक कुत्ते का हम लोग नाम लेते हैं या फिर एक कीड़े का नाम लें या फिर एक बिल्ली का नाम लें तो क्या होता है कि हम लोग के दिमाग में तुरंत उसकी इमेज बन जाती है। ये जो इमेज होती है ये उसके तौर पे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ उसकी शेप ऐसा है, उसकी आकृति ऐसी है और उसके शरीर पर ये संरचनाएं होती हैं, तुरंत हम लोग के दिमाग में बन जाता है। तो एक कुत्ता अपने आप में क्या है, वो एक टैक्सा है, यानी कि एक टैक्सा है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कुत्ते में ही कई तरह की प्रजातियां होती हैं। जैसे कि हम लोग कहते नहीं है कि कुत्ते में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग भी कहते हैं कि लेब्राडोर है, कि लेब्राडोर है, कि गोल्डन रिट्रीवर है या फिर जर्मन शेफर्ड है। तो इस तरह के भी कुत्तों में वैरायटी हो जाती है। तो कुत्ते में अपने आप में क्या है, एक टैक्सा है। इसी तरीके से मैमल्स भी अपने आप में एक टैक्सा है, ठीक है। प्लांट्स भी अपने आप में एक टैक्सा है। एक एंजियोस्पर्म प्लांट भी क्या है, अपने आप में एक टैक्सा, एक पूरा एक वर्ग है। टैक्सा मतलब अपने आप में पूरा एक वर्ग। हम इंसान भी अपने आप में पूरा एक वर्ग है। एक चाइनीज इंसान भी अपने आप में पूरा एक वर्ग है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग गेहूं के प्लांट का नाम लें तो हम लोग के दिमाग में तुरंत ही गेहूं की इमेज बन जाती है। लेकिन तो क्या है, तो गेहूं अपने आप में एक पूरा वर्ग है और गेहूं के अंदर भी तो कई वैरायटियां होती है ना। तो उस तरीके से गेहूं के अंदर भी वैरायटी होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक निश्चित कैरेक्टर के आधार पर जो जीव आते हैं वो अपने आप में क्या हो जाते हैं, एक टैक्सा हो जाते हैं। अब टैक्सा को हम लोग जरा समझ लें कि अध्ययन व सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित संवर्गों यानी कि कैटेगरीज व ग्रुप में जीवों को वर्गीकृत करते हैं। यानी कि हम अपने अध्ययन के लिए कि हम किसी भी एनिमल को पढ़ें तो उसकी स्टडी इजी हो जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कई हम लोग कैटेगरीज और ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं या क्लासिफाइड कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कर, तो इन संवर्गों को हम लोग क्या कह देते हैं, टैक्सा कह देते हैं। ओके, नाउ जीवों में समानता एवं विभिन्नता के आधार पर, ये लाइन ध्यान समझिएगा, जीवों में समानता कह सकते हैं कि मैमल्स अपने आप में सारे के सारे एक समान है। कैसे कि सारे मैमल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, और यानी बच्चे मतलब एक पूरा विकसित बच्चा पैदा करेंगे और उसको क्या करेंगे, दूध पिलाएंगे। वो अपने आप में एक समानता है। लेकिन उनमें भी क्या है, भिन्नता हो जाती है। क्या सारे मैमल्स एक तरीके के, गाय एक तरीके के हैं क्या, गाय और ह्यूमन, बिल्ली, कुत्ते सब एक तरह के नहीं, उनमें क्या है, भिन्नता है। और भिन्नता में विविधता यानी कि कुत्ते में भी क्या है, बहुत तरह की प्रजातियां हैं, है ना। कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि कुत्ते में आपका एक जर्मन शेफर्ड भी आ जाएगा, गोल्डन रिट्रीवर भी आ जाएगा और एक देसी कुत्ता भी आ जाएगा। तो वो क्या है, भिन्नता में विविधता के आधार पर विभाजित समूहों के अध्ययन के को वर्गीकरण, विभाजित समूहों के अध्ययन को वर्गीकरण या फिर क्या कहते हैं, सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। आगे समझें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टेमैटिक शब्द लैटिन भाषा के सिस्टेमा शब्द से बना है।
हम लोग जानते हैं कि जितने भी साइंटिफिक टर्म्स या फिर और इकोनॉमिकल टर्म्स होते हैं वो ज्यादातर जो लैटिन भाषा से निकले हुए होते हैं, जिसका अर्थ होता है अरेंजमेंट, व्यवस्था करना, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, व्यवस्था ही तो कर रहे हैं ना, कि एक डॉग है तो डॉग में क्या क्या प्रजातियां आएंगी उनको एक तरफ कर लिया, बिल्लियों में क्या क्या सामान था उनको एक तरफ कर लिया, गायों की प्रजातियों में क्या क्या सामान था उनको एक तरफ कर लिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, व्यवस्था। अब ध्यान सुनिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिस्टेमैटिक शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था। तो सिस्टेमैटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैरोलस लीनियस, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक, क्या पुस्तक का नाम था, सिस्टेमा नेचुरी में किया। अंडरस्टैंड। इस पुस्तक में लीनियस ने क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज को बढ़ते हुए पदानुक्रम में रखा। देखिए क्या है कि लीनियस ने क्या किया था कि सॉरी, कि जीवों के क्या किया कि क्लास में रखा। सबसे पहले उन्होंने क्या रखा कि जीव की एक स्पीशीज बनाई, जैसे कि डॉग की कैनिस फैमिलियारिस, तो फैमिलियारिस की स्पीशीज बनाई। फिर क्या, सॉरी, फैमिलियारिस देन कैनिस, देन उसके बाद उसमें ऑर्डर में गए, देन क्लास में गए। तो ये क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में इसको रखा। इसी कारण लीनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, लीनियस को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन करने का, जो सिस्टम दिया था वो किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। ओके। हाँ, उसके बाद कुछ चेंजेस आए हैं, लीनियस ने थोड़ा पुराना तरीका अपनाया था, लेकिन जो सिस्टम, जो एक आधार रखी थी, नींव तैयार की थी, वो किसने तैयार की थी, लीनियस ने तैयार की थी। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। मैं आपको ये लाइन फिर से समझा देता हूं। इस पुस्तक में लीनियस ने क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज को बढ़ते हुए पदानुक्रम में रखा। पदानुक्रम मतलब हायरार्ची सिस्टम। अगर आप लोग देखे होंगे तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक हम लोग टेबल बनाते हैं, फाइलम, क्लास, फैमिली, ग्रुप, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, इस तरह के ऑर्डर टेबल बनाते हैं ना। तो ये जो सबसे पहले टेबल जो तैयार की थी वो किसने तैयार की थी, लीनियस ने तैयार की थी। ओके, आइए अब हम ये जानते हैं कि सिस्टेमैटिक्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्गीकरण या सिस्टेमैटिक्स दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है, यानी कि जो पहली सिस्टेमैटिक्स थी उसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल सिस्टेमैटिक्स। याद रखिएगा, दो प्रकार की हैं। पहली कौन सी है, क्लासिकल सिस्टेमैटिक्स, जिसको एरिस्टोटल यानी अरस्तु आप लोग जानते हैं ना, जो सिकंदर महान थे उनके गुरु अरस्तु व प्लेटो ने दिया था, और इसको एक्सेप्ट किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने एक्सेप्ट किया था। देन उसके बाद क्या आया, नियो सिस्टेमैटिक्स, जो कि आजकल चलता है। नियो सिस्टेमैटिक्स दिया था जूलियन हेक्सले ने। याद रखिएगा, जूलियन हेक्सले। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, जितनी बार भी आप वैज्ञानिकों के नाम लिखेंगे उनके नीचे आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। ये एक रूल है बायोलॉजी का कि आप जब भी किसी वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करेंगे। ओके, तो ये जो नियो सिस्टेमैटिक्स है ये किसने दिया था, ये दिया था जूलियन हेक्सले ने। उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी जाति के जीवों की विकास कथा, यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वो कैसे बना है, वो कैसे, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि हम जो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर बड़े बड़े जो जीव देखते हैं, ये शुरुआत में ऐसे नहीं थे। हम लोग की शुरुआत एक आर्कीबैक्टीरिया से हुई थी, है ना। तो कि विकास कथा, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को उस जाति का जातिवृत्त फाइलोजेनी कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म की जाति अब बनी है, वो जाति कैसे कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ है। मतलब कोई जाति अगर बनी है तो वो 1000 साल पहले कैसे रही होगी, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है जो आज वो इस करीब पहुंची, जो इस स्टेज पे पहुंची है कि उसने और अपनी जाति से एक और नई जातियों को जन्म दे दिया। मतलब क्या, जैसे कि बिल्ली पहले रही होगी
तो फिर बिल्ली से और तरह की बिल्लियों का जन्म हुआ, है ना। पहले एक तरह की बिल्ली रही होगी, फिर उससे और तरह की बिल्लियों का निर्माण हुआ। पहले एक शेर रहा होगा, फिर उससे कई तरह के शेरों का निर्माण हुआ। फिर एक टाइगर रहा होगा, उससे कई प्रकार के टाइगरों का निर्माण हुआ होगा। तो ये उसकी क्या कहलाती है, फाइलोजेनी कहलाती है। दूसरा पॉइंट, समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को किया गया है। मतलब कि बहुत ऐसा नहीं है कि ये केवल कैरोलस लीनियस नहीं कर दिया, बहुत सारे वैज्ञानिक पहले भी हो चुके थे जिन्होंने इसको करने की कोशिश की थी, जैसे कि एंगलर एंड प्रांटल, हटसन, तख्तेजान और कॉन्क्विस्ट। ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ये जितने भी हैं इन्होंने प्लांट्स की केसेस में किया था। एक बार मैं फिर से आपको ये लाइन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक बार सरलता से एक्सप्लेन कर दूं कैसे। जैसे मान ली, वैसे हम लोग कहते नहीं है कि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, मतलब पहले बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया से फिर प्रोटिस्ट आए, प्रोटिस्ट से फिर धीरे धीरे करके और यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर से टिश्यू ग्रेड सिस्टम आया, टिश्यू ग्रेड सिस्टम से ऑर्गन ग्रेड सिस्टम आया, ऑर्गन ग्रेड सिस्टम से फिर एक पूरी बॉडी बनी। ये इस तरह का जो एवोल्यूशन है ये कैसे हुआ है, ये इसी को फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं। ओके, नाउ कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में बताऊंगा। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि थियोफ्रास्टस, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, जो फादर ऑफ द बॉटनी है, यानी कि पादप विज्ञान के जो जनक हैं, उनको थियोफ्रास्टस को बोला जाता है कि वो पादप विज्ञान के जनक थे। और उनकी बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिन्होंने करीब 400 प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद आते हैं एरिस्टोटल, इनकी बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। देन उसके बाद आते हैं हमारे इंडिया के बहुत फेमस आचार्य चरक, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी चरक संहिता। उसके बाद एक हमारे फेमस साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस, जिनकी बुक थी सिस्टमा नेचुरी। देन बेंथम एंड हुकर की बुक थी जेनेरा प्लांटेरम, एंड देन ट्यूरेल की अल्फा टैक्सोनॉमी। ये बुक का नाम आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। आइए अब देखते हैं वर्गक एवं समवर्गक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सॉन एंड कैटेगरीज। टैक्सॉन सिंगुलर फॉर्म है, और जब हम लोग इसको प्लूरल में कहते हैं तो हो जाता है टैक्सा। देखिए, अब तक हम लोगों ने, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था तो टैक्सा वर्ड बार बार यूज कर रहा था। तो मैंने टैक्सा को आपको समझाया था कि एक पूरी फिश की अपनी पूरी दुनिया भी एक टैक्सा हो सकती है, एक फिश अपने आप में पूरी एक टैक्सा हो सकती है, एक डॉग की पूरी कैटेगरीज अपने आप में एक टैक्सा हो सकती है, और एक सिंगल डॉग भी अपने आप में एक टैक्सा हो सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या, अब हम लोग, वो तो हमारा ओरल व्यू था, अब हम लोग डिस्क्राइब व्यू में इसको पढ़ने जा रहे हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, जीवों के अध्ययन हेतु जीवों के गुणों के आधार पर जीवों को कई छोटे बड़े समूहों में रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम सारे कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म को एक ही श्रेणी में रख देंगे। हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म को एक ही कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। सबके अलग अलग क्वालिटीज हैं, सबके अंदर अलग अलग चीजें हैं, तो उन्हीं क्वालिटीज और कैरेक्टर्स के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। इसी तरह से एनिमल्स की भी बात करें तो केवल कॉर्डेट्स की भी बात करें तो कॉर्डेट्स में कितने हम लोग प्रमुख क्या आते हैं, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एव्स और मैमल्स। तो हम सबको एक ही कैटेगरी में थोड़ी ना रख सकते हैं, सबको अलग अलग कैटेगरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि सबकी कैटेगरी अलग अलग है। तो क्या मैंने बोला, जीवों को कई छोटे बड़े समूहों में रखा गया है। इन समूहों को वर्गक यानी टैक्सॉन, मैंने फिर बताया टैक्सॉन सिंगुलर फॉर्म है, और जब हम लोग प्लूरल में आते हैं तो क्या हो जाता है, टैक्सा हो जाता है। टैक्सॉन और संवर्गक यानी श्रेणी, और इंग्लिश में कहते हैं कैटेगरी कहते हैं, यानी कि कई छोटे बड़े हम लोग टैक्सॉन या टैक्सा और कैटेगरीज में रख देते हैं। कुछ सारे कैरेक्टर्स एक मेजर कैरेक्टर बनाते हैं, फिर उन्हीं मेजर कैरेक्टर में क्या हो जाता है, फिर क्लासिफिकेशन हो जाता है, और उनके कैरेक्टर्स के छोटे छोटे भाग, फिर उन कैरेक्टर्स के अंदर फिर हम लोग क्लासिफिकेशन करते रहते हैं। जैसे कि किसी में गलफड़े प्रेजेंट है तो फिर गलफड़े वालों को अलग कर दिया, फेफड़े वालों को अलग कर दिया, है ना, इस तरीके से।
हर समूह श्रेणी का अपना अपना वर्गीकरण में निश्चित स्थान होता है, जो गुणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। मतलब कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले स्पीशीज लिखी जाती है, देन जीनस, देन ऑर्डर, इस तरीके से हम लोग ऊपर बढ़ते रहते हैं, निश्चित बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। इस क्रम को हायरार्कियल लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हायरार्कियल लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकी का पदानुक्रम कहते हैं। अब ये पदानुक्रम होता क्या? देखिए, जीवों के विभिन्न समूहों को उनके गुणों व विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला में व्यवस्थित करना पदानुक्रम कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे एक निश्चित ग्रुप है, एक निश्चित क्वालिटी वाले हैं, तो उनको एक तरफ रख दिया गया, फिर उनसे कम वालों को उससे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे कम वालों को उससे ऊपर, फिर उससे कम वालों को, और जो सबसे कम वाला होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जिसकी सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगी वो सबसे ज्यादा नीचे होगी। ओके, अब हम लोग आते हैं वर्गक यानी कि टैक्सॉन पर। जब हम लोग वर्गक यूज करते हैं तो टैक्सॉन, और वर्ग को यूज करेंगे तो टैक्सा। वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्गक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? जैसे कि विभिन्न समूह का कौन कौन से हो सकते हैं? फिशेस हो सकती हैं, डॉग हो सकती हैं, और कोई भी प्लांट हो सकता है। फिशेस से मतलब मेरा क्या है? फिशेस यहाँ पर जैसे एक फिश, जैसे फिशेस में कई तरह की फिशेस हो सकती हैं। अब वो एक शाकाहारी फिश भी हो सकती है, एक मांसाहारी फिश भी हो सकती है, एक छोटी फिश भी हो सकती है, और एक बड़ी फिश भी हो सकती है। तो कई सारे छोटे क्या मैंने बताया, वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्गक कहते हैं। तो फिशेस क्या हो गई? बहुत सारी फिशेस मिलके एक फिशेस की पूरी एक वर्ल्ड बना देती है। यानी कि ब्लू व्हेल भी एक फिश है, शार्क भी एक फिश है, गोल्डन फिश भी एक फिश है। तो ये सब सारी फिशेस आपस में मिलेंगी और एक फिश का अपना पूरा एक किंगडम या फिर एक जगत बना देंगी। कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को कैटेगरी या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे जब हम लोग क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको कई लेवल्स बताऊंगा, जैसे कि पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम होगा, फिर क्लास होगी, फिर फैमिली होगी, फिर इस तरीके से करके हम लोग धीरे धीरे कहाँ पे पहुंचेंगे? स्पीशीज पर पहुंचेंगे। अब देखिए, क्लासिफिकेशन कहते हैं वर्गीकरण में सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी होगी? स्पीशीज, यानी कि जाति होगी। यानी कि जो जाति वाले, जो जाति में जो जीव आएंगे वो सबसे कम होंगे। यानी कि एक जाति में पर्टिकुलर ही ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, और एक किंगडम में बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। जैसे किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया में अब आप देख लीजिए, जितने भी आपके इंसेक्ट होंगे, जितने भी आपके जलचर होंगे, जितने भी आपके पक्षी होंगे, जितने भी आपके कीड़े मकोड़े होंगे, सबके सब किंगडम एनिमेलिया में आ जाएंगे। तो और सबसे बड़ी किंगडम कौन सी हो सकती है? सबसे बड़ी कौन सी श्रेणी हो सकती है? किंगडम हो सकती है। यानी कि एक किंगडम सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा क्या हो सकती है? स्पीशीज, जिसमें बहुत कम रिलेटेड जानवर आ सकते हैं, और किंगडम में बहुत ढेर सारे जानवर आ सकते हैं। आइए अब देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो टैक्सोनॉमी है क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, संबंध यानी कि रिलेशन, इंटर रिलेशन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन के मध्य समन्वय स्थापित करती है। इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन, इंटररिलेशनशिप एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक, स्थापित करती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कि जीव के क्लासिफिकेशन के क्या, जीव के क्लासिफिकेशन, इंटररिलेशनशिप, आइडेंटिफिकेशन के बीच क्या करती है? डीलिंग करती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कह देते हैं, यानी कि वर्गीकी क्या कहते हैं? वर्गीकी कह देते हैं। दूसरा पॉइंट है, टैक्सोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टैक्सिस शब्द से हुई है। किससे हुई है? टैक्सिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? अरेंजमेंट। और उधर में सिस्टमा का भी अर्थ क्या था? अरेंजमेंट ही था। नेक्स्ट है, टैक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? कई बार पूछा जा चुका है कि टैक्सोनॉमी जो शब्द है उसका सबसे पहले जो उपयोग किया था वो किसने किया था? तो किसने किया था? एपीडी कैंडोले ने किया था। ठीक है, एपीडी कैंडोले ने किया था। अब मैंने आपको बताया था जो नियो सिस्टमैटिक्स था वो जूलियन हेक्सले ने दिया था, और उसके अकॉर्डिंग जो
टैक्सोनॉमी है वो कई तरह की हो सकती है, यानी कि पहले जो टैक्सोनॉमी होती थी वो जीव के बिहेवियर या फिर जीव के हैबिटाट के अकॉर्डिंग होती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, विज्ञान बढ़ता गया, हम लोग आगे बढ़ते गए। तो इसमें पहला है मॉर्फोटैक्सोनॉमी, यानी कि जीव की संरचना के आधार पर टैक्सोनॉमी वर्गीकरण करना। दूसरा है कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियो जो है उसका अर्थ होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक के आधार पर टैक्सोनॉमी करना। तीसरा है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य के आधार पर वर्गीकृत करना। चौथा होता है एक्सपेरिमेंटल, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके हम लोग क्या करें, प्रैक्टिकल करके हम लोग करें, तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल। एंड देन बायोकेमिकल, यानी कि जैविक रसायन के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, टैक्सोनॉमी की जा सकती है। नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है, रासायनिक क्या वर्गीकी। एंड फिर न्यूमेरिकल मतलब अंक गणितीय, अलजेब्रिक। एंड लास्ट इज मॉलिक्यूलर का मतलब होता है आणविक आधार पर, आणविक रूप में, मतलब कि डीएनए एंड आरएनए, वहाँ पे कितनी हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के बीच में डीएनए का कितना, सब कुछ, मतलब कि जो भी डीएनए के वहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर उस क्या किया जाए, जो वर्गीकी की जाए वो क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलर, यानी कि आणविक। आया समझ में? आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या होती हैं और कौन सी कैटेगरीज किसके बाद आती है और हर कैटेगरी का मतलब क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।